जयराम जी की शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट जो सीरीज चल रही थी अपनी ऑब्जेक्टिव की, उसका पार्ट नंबर 10, ठीक है। पार्ट नंबर 9 तक अपन लोग पढ़ करके आए हैं और अब पार्ट नंबर 9 जब पढ़ रहे थे उसके लास्ट में हमने आपसे बताया था कि जैसे ही पार्ट नंबर 10 पे चलेंगे तब हम आपको खाली स्थान लेकर के आएंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। ये रहा पहला खाली स्थान। नई कविता की कालावधि खाली स्थान से अब तक मानी गई है, यानी जो नई कविता है इसका समय कब से कब तक माना गया है। तो हमें याद है कि नई कविता का जो समय है ये सन 1950 से अब तक माना गया है। तो यहाँ कह रहा है अब तक तो लिखा है लेकिन इसके पहले वाला लिखना है, यानी हम क्या लिख देंगे 1950। दूसरा है पंचवटी के रचनाकार हैं। तो पंचवटी के रचनाकार कौन है? सबको याद है कि पंचवटी नामक एक जो खंड काव्य है ये मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है और साकेत इनका कौन सा है? महाकाव्य है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। एक बात और बता दूं कि मैथिली शरण गुप्त का जो महाकाव्य है वो कौन सा है? वो है अपना साकेत, ठीक है। और ये जो पंचवटी है ये एक खंड काव्य है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। यहाँ है नीरजा की रचनाकार है। नीरजा की रचनाकार है खाली स्थान। यहाँ बताना है कि नीरजा जो है इसकी रचनाकार कौन है। तो आपको जब पढ़ाया था छायावाद के बारे में तब आपको बताया था महादेवी वर्मा के बारे में। जो महादेवी वर्मा है इनकी रचनाएं हैं रश्मि, निहार, नीरजा। कौन कौन सी है इनकी रचना? देखो यहाँ लिखे दे रहा हूं, रश्मि, निहार और ये नीरजा, ठीक है। ये इनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और महादेवी वर्मा की बात करें तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा। और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो क्या है? रश्मि, दूसरी निहार और तीसरी है यहाँ जो नीरजा अपनी लिखी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा। एक और क्वेश्चन इनसे बनता है कि छायावाद की प्रमुख कवियत्री कौन है? तो छायावाद की प्रमुख कवियत्री में महादेवी वर्मा का नाम आता है। यहाँ मैथिली शरण गुप्त की बात कर रहे हैं तो यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ लिखे दे रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया ये जो साकेत है ये क्या है? महाकाव्य है, ठीक है। और ये जो पंचवटी है ये क्या है? खंड काव्य है। फिर आ जाते हैं चौथा नंबर। चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है वही भावना के क्षेत्र में खाली स्थान है। तो चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है। चलिए 5वें पे आ जाते हैं। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन खाली स्थान में हुआ था। तो प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन सन 1943 में हुआ था। कब हुआ था? 1943 में। और आपको बताया था कि ये जो तार सप्तक का प्रकाशन ये किसने किया? तो ये किया था अज्ञे ने। किसने किया था? अज्ञे ने। आपको आगे के लिए और बताया जा रहा हूं कि तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था? अज्ञे ने। और अज्ञे का पूरा नाम हम पहले वाली वीडियो में आप लोगों को क्या कर चुके हैं? बता चुके हैं। अज्ञे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सन्नाटा के रचनाकार खाली स्थान है। सन्नाटा ये किसने लिखी है? तो सन्नाटा के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है। याद किए रहना। हाँ, इतना बस मत याद कर लेना कि आपको जैसे ही सन्नाटा नाम सुना तो याद रहता है। बोले हमारे यहाँ तो क्या है, शादी विवाह में सन्नाटा यानी रायता जो होता है उसे बोलते बुंदेलखंडी में वो है सन्नाटा। तो सन्नाटा के रचनाकार कौन है? जो हलवाई वगैरह होते हैं, भोजन बनाते हैं, वो मत लिख देना है। यहाँ देखो सन्नाटा ये रचना है इसकी भवानी प्रसाद मिश्र की। चलिए आगे आ जाते हैं 7 नंबर का। राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है वही काव्य के क्षेत्र में क्या है? तो ये राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है वह काव्य के क्षेत्र में है प्रगतिवाद। ये जो है विभिन्न वादों की अर्थात प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ठीक है, इन सभी की परिभाषाएं दी हैं विभिन्न विद्वानों ने। तो वो डायरेक्टली परिभाषाएं लिखी हैं और बीच का एक शब्द क्या कर दिया है? गायब कर दिया है। तो हमें ये याद करनी पड़ेगी। लास्ट 8 नंबर का है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना खाली स्थान में हुई थी। तो जो प्रगतिशील लेखक संघ है इसकी स्थापना 1936 यानी कि सन 1936 में हुई थी। फिर आ जाते हैं 9 नंबर का खाली स्थान। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ठीक है, किसे कहा गया है? तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद को कहा गया है, ठीक है। और अब आ जाते हैं यहाँ 10वां नंबर शोषण का विरोध। शोषण का विरोध खाली स्थान काव्य की प्रमुख विशेषता है। तो जो शोषण का विरोध है ये प्रगतिवादी काव्य की क्या है? प्रमुख विशेषता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा भारतेंदु युग की विशेषता, द्विवेदी युग की विशेषता, प्रगतिवाद की, प्रयोगवाद की, नई कविता की, इस तरीके से उनकी विशेषता के अंतर्गत आता है।
फिर आ जाते हैं जयशंकर प्रसाद खालिस्तान के प्रमुख कवि हैं। तो आपको बताया गया था कि जो जयशंकर प्रसाद हैं ये छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ हैं। कब के हैं? छायावाद के। क्लियर हुआ। और जयशंकर प्रसाद से जो बनने वाला दूसरा विकल्प है आपको बताया है पहले से कि ये बनता है कि इनके द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम है कामायनी। या कामायनी किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। सुमित्रानंदन पंत खालिस्तान के प्रमुख कवि हैं। ऐसी है तो सुमित्रानंदन पंत जो है ये छायावाद के प्रमुख कवि हैं। एक वीडियो में मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी इनके नाम याद करने के लिए, जसू मसू करके। और इसके जो पहला वाला पार्ट था 9वां, उसमें आया था नीचे पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? 12 नंबर का ऑप्शन था पंत। ठीक है, तो यहां से ये भी याद कर लेना अपन को कि सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है। ठीक है, और ये किसके हैं? तो छायावाद से रिलेटेड है। आगे है मीराबाई ने खालिस्तान की आराधना की। तो मीराबाई ने कृष्ण की आराधना की और पहला ही पद है आपका जो बुक में है, बाल्हा में बैरागण होंगी हूँ, ज्यों ज्यों बेस मिहारो साहिब रीझे, त्यों त्यों बेस धरूंगी हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ देखें खालिस्तान को सबसे पहले पूजा जाता है। तो गणेश जी को सबसे पहले क्या किया जाता है? पूजा जाता है। कोई भी कार्यक्रम होता है तो किसकी पूजा की जाती है? सबसे पहले गणेश की। ठीक है, आ जाते हैं कबीर ने खालिस्तान की संगति करने को कहा है। कबीरदास जी ने किसकी संगति करने को कहा है? तो कबीरदास जी ने साधु की संगति करने को कहा है। क्लियर है। चलिए ये थे अपने 15 खालिस्तान। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो में आप लोगों को लेकर के आऊंगा मैं 16 नंबर खालिस्तान से। ठीक है, पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है और मिलेंगे आपके साथ अगली वाली वीडियो अर्थात पार्ट नंबर 11 में। जय राम जी की।